चलें जनाब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। मुझे ज़रा ये कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है और मुझे और स्क्रीन में नज़र आ रही है, क्योंकि आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन एज वेल। वालेकुम सलाम जी सर आवाज़ ठीक है, चलें, दैट्स गुड। चलें जनाब, so we'll start off right away and definitely with a brief recap we would start. तो हमने लास्ट क्लास के अंदर चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी थी। वो ये थी कि हमने ये बात देखी थी कि और अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आ गए थे ऑफ हाउ वी अचीव थिंग्स। ठीक है ना? तो हमने देखा था, उसको हमने को रिलेट किया पीछे से जो हमारी डेफिनेशन आई थी कि हमने कहा कि क्वालिटी एश्योरेंस, सॉरी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के दो पर्पसेस हैं। Number one is to create a process that is able to produce a product that is fit to use, और इसका मतलब है प्रोसेस क्रिएशन। और दूसरा था a product that is fit to use, इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट जिसकी अच्छी क्वालिटी हो और वो उसकी क्वालिटी जो है वो मेजरेबल होकर क्वांटिफाइबल होकर हमने उसको क्वांटिफाई भी किया हुआ हो, और वो मसला भी सॉल्व करती हो। फिट टू यूज का ये मतलब है मसला भी सॉल्व करती हो बंदे का जिसके लिए वो उसने इन्वेस्ट किया है इस पे। तो ये दो एलिमेंट्स हो गए थे। ये दो जब फंक्शनैलिटीज हो गई थी, हम दोनों को हमने सब डिवीजन में नाम दे दिया था, और हमने एक को कहा था प्रोसेस क्रिएशन वाले पार्ट को कहा था कि ये क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, और सेकंड वाले को हमने कहा था कि हर वो स्टेप्स जो चीज बन रही है, जो चीज वजूद में आ रही है, उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे और वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी होती जाए। और अच्छी से अच्छी होने का मतलब क्या है कि डेफिशिएंसीज पकड़ी जाए और वो रेक्टिफाई हो जाए। तो वो तमाम काम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। और हमने ये देखा था कि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, नॉट ओनली टेस्टिंग जो कि उमूमी तौर पे हमारे जहन में फौरी तौर पे आती है एज ए क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी। तो हमने ये कहा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने कहा कि देखिए, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर एक प्रोसेस किसी कंपनी का ये हो सकता है कि वो सिर्फ एक क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटी रखे जिसका नाम टेस्टिंग रखे, और वो कोडिंग के बाद उसको अपने SDLC में प्लेस कर दे। दैट इज पॉसिबल फॉर अ प्रोसेस टू हैपन, बट that will not be a good and mature process because of the fact that it is risking too much. जब वहां पर डिटेक्शन होगी भी तो it may require a lot of rework to actually rectify that issue that was identified there in so later phase. तो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल की कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए जो कि अपस्ट्रीम एक्टिविटीज के वक्त में वजूद में आ जाए, और वहीं पर वो चेक कर ले उस फेज के एंड पर कि क्या इस फेज के एंड पर जो आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस हुआ है क्या ये कंप्लाई कर रहा है विद वॉट एवर वॉज प्रोवाइडेड टू इट एज एन इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। तो अगर तो रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट लिखा गया है और वो रादर देन कि वो डायरेक्टली चला जाए डिजाइन में और डिजाइन से वो डायरेक्टली चला जाए कोडिंग में, और कोडिंग के बाद हम जाके उसको कहें और कहें यार तुम्हारे तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ये चीज गलत लिखी है जो हमने इम्प्लीमेंट इसलिए गलत किया। इसके मुकाबले में अगर रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट के फौरन बाद रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंट की एक इवेल्युएशन एक्टिविटी हो जाए, समझ लें उसी की टेस्टिंग हो जाए, जैसा कोड के बाद उसकी टेस्टिंग होती है वैसे ही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग हो जाए, तो वो चीज वहीं पर रेक्टिफाई हो जाएगी। अगर उसके अंदर कोई शॉर्ट कमिंग होंगी तो वो वहीं पर रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो दिस इज नोन, दिस वुड बी अ मच बेटर प्रोसेस टू हैव evaluation activities at the end or in between all of the phases, so that any shortcomings that were part of that artifact that is produced at the end of that particular phase
are evaluated and identified and then rectified in the same phase, ताकि कैच यानी कि आपने एक जगह पे नेट लगाने के मुकाबले में आपने 4 मुख्तलिफ जगहों पे नेट लगा दिया ताकि चीज़ें कैच जल्दी होती जाए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा बेहतर हो गया। 4 फिल्टर लगा दिए आपने 4 मुख्तलिफ जगहों पे, तो जाहिर बात है जो आउटकम आएगा वो ज़्यादा फिल्टर्ड फॉर्म में आएगा। तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। अब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यार टेस्टिंग के वक्त में तो बड़ा आसान होता है करना ये, क्योंकि आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जिसको आप रन कर सकते हैं, तो आप टेस्टिंग कर सकते थे। तो अभी तो हमारे पास कोड ही नहीं है रिक्वायरमेंट्स के फेज के वक्त, तो हम उस डॉक्यूमेंट पे क्या टेस्टिंग करें। तो इसीलिए ऐसी एक्टिविटीज आर डिफरेंट, दे आर स्टिल इवैल्यूएशनरी इन देयर एसेंस, but practically they are done differently. So one of that important activity is review. Review is a activity, peer review is an activity that can be done in the upstream phases of software development as an evaluation activity, and it can, if done properly, it can identify the shortcomings जो कि उस फेज के अंदर आर्टिफैक्ट के तौर पे जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर आ गई है, और बेस्ड ऑन दैट कैन बी रेक्टिफाइड सो दैट एवरी सब्सिक्वेंट फेज के अंदर कम से कम बग्स जो हैं या कम से कम शॉर्टकमिंग्स जो है या गलतियां, ह्यूमन मिस्टेक जो है वो कम से कम पास ऑन हो। इवन इनके अंदर भी गलतियां रह जा सकती हैं, इवैल्यूएशन की जो एक्टिविटी है उसके अंदर भी उसके अंदर से भी चीजें मिस आउट हो सकती हैं। जस्ट लाइक कोड की इवैल्यूएशन आप टेस्टिंग में करते हैं, लेकिन टेस्टिंग के बाद भी मेंटेनेंस फेज और आफ्टर गो लाइव भी कुछ बग्स वहां से आइडेंटिफाई होते हैं जो आपने आइडेंटिफाई नहीं किए होते। तो आप भी तो ह्यूमन है, जिस तरह से कोडर ह्यूमन है तो उसने कोई चीज लिखी तो गलत लिख सकती है जो कि आपने पकड़ ली एज अ टेस्टर, लेकिन टेस्टर भी तो एक ह्यूमन है, उससे भी चीजें पास आउट हो जाएंगी, ठीक है ना, मिस आउट हो जाएंगी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हाईली लाइक्लीहुड है कि अगर हमने सही बंदे को रखा है वहां पर और वो सही काम कर रहा है, तो हाईली लाइक्लीहुड है कि मेजॉरिटी ऑफ दोज बग्स वुड गेट कॉट एंड ओनली अ फ्रैक्शन और अ माइनॉरिटी विल पास थ्रू। तो दिस इज द सेम। अब हमने अगर 4 जगहों पे लगा दी है तो रिक्वायरमेंट्स के वक्त अगर उस वक्त 100 थे तो उनमें से 80-85 जो थे, या हमने 80-85 भी नहीं, फॉर एग्जांपल हमने 60-70 उस वक्त पकड़ लिए, अब 30 रह गए जो कि आगे पास हो गए। उसके बाद डिजाइन का फेज आया, डिजाइन के फेज के बाद 20-30 नए ऐड हो गए, 30 पुराने चलते आ रहे थे, तो अब वो 60 का टोटल था, उसके अंदर से हमने मजीद 20-30 हमने पकड़ लिए, तो अब मजीद से 20 रह गए जो कि कोडिंग के फेज तक में आए, और कोडिंग के फेज ने जो है वो मजीद 20 डाल दिए, तो 40 हो गए थे। वो 40 के बाद फिर बेसिकली हमने जो है वो फिर टेस्टिंग का फेज जो उसका इवैल्यूएशन का फेज है, तो वो हमने उसमें से हमने 20-30 मजीद पकड़ लिए, तो होता है 5, 6, 8, 10, 12 बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आखिर में टेस्टिंग के पास जो फेज आता उसके अंदर कोई 250 ये सारे नहीं पकड़े जाते पहले और एक साथ इकट्ठे आपको 250 पकड़ने होते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग द टाइम कंस्ट्रेंट, हो सकता है हम सिर्फ वही 50-60 पकड़ पाते और 150 पास थ्रू हो जाते। तो multiple filters definitely will help or aid in churning out a product that is better in quality. तो उसके अंदर peer reviews के मुतालिक बात हो गई। peer reviews की एक स्पेक्ट्रम लास्ट टाइम हमने देखा था, और उसके अंदर हमने देखा था कि इट्स लीस्ट जो लीस्ट फॉर्मल है वो एडहॉक रिव्यू होता है, उसका नाम एडहॉक रिव्यू है। सेकंड वाले को हमने कहा जो थोड़ा सा मजीद फॉर्मल है उसका नाम पेयर डेस्क चेक है, या और एक और अलग है जिसका नाम पास अराउंड है। पेयर प्रोग्रामिंग हम नहीं देखेंगे यहाँ पे क्योंकि वो इवैल्यूएशन एक्टिविटी से ज़्यादा डेवलपमेंट स्टाइल है, जिसका पर्पस कुछ हद तक पेयर रिव्यू से मिलता जुलता है, लेकिन स्टिल नॉट बीइंग यूज्ड एज अ
क्वालिटी टूल के तौर पे, यानी क्वालिटी रिलेटेड टूल या क्वालिटी एश्योरेंस वालों के टूल के लिए इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। फिर वॉक थ्रू हम देखेंगे, टीम रिव्यू को थोड़ा सा देखेंगे, इंस्पेक्शन को काफी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पीयर रिव्यू को हम थोड़ा सा रिव्यू ये कर लेते हैं कि इन एसेंस ये है किस चीज का नाम। तो हमने पीछे वाली स्लाइड में ये देखा था कि पीयर रिव्यू का मतलब है कि आप किसी अपने पीयर से अपना काम गो थ्रू करवा लें और उससे कहें कि तुम्हारा काम ये है कि इसके अंदर से गलतियां निकालो, ठीक है ना। ये इन एसेंस दिस इज पीयर रिव्यू। अब ये काम अगर आप इनफॉर्मल अंदाज में करते हैं, क्योंकि आप उमूमी तौर पे दाएं बाएं आप देखेंगे तो आप ये इनफॉर्मल रिव्यू आप दिन में 27 दफा करते रहते हैं अपने ऑफिस के अंदर जहां पर भी आप बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या काम कर रहे हो, तो आप काम कर रहे हैं, आप फंस रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आंसर, यार ये वो क्यों नहीं आ रहा जो कि मैं चाह रहा हूँ, मैंने अपने मुताबिक तो कोड सही लिखा है। आप जो है वो अपने लीड से, अपने बराबर वाले से, किसी से ऐसी पूछ लेते हैं कि यार मुझे बताओ इसके अंदर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको कैच नहीं कर पा रहा हूँ, आंसर मेरा एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है, ये छोटा सा कोड का मैंने लिखा है सबट्रैक्शन का, ये चीज़ नहीं आ रही है। वो आके देखता है, क्विकली देखता है, हल्का फुल्का सा, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ योर कोड एंड एवरीथिंग, वो कहता है कि यार तुमने करनी क्या कोशिश करो, यार मैं ये दो वैल्यू मुझे मिलनी है, मुझे ये काम करने के बाद इनको दोनों को सबट्रैक्ट करके वैल्यू रिटर्न करनी है। वो कहेगा कि यार ये तुमने इस वाली लाइन के अंदर देखो इसको सही जगह पे इस वेरिएबल के अंदर बिठाया नहीं है सही तरीके से, ठीक है ना। इसके ऊपर कन्वर्जन करने की ज़रूरत है तुम्हें, क्योंकि इसकी डेटा टाइप डिफरेंट थी ना, तो इसको कास्ट कर दो, चल जाएगा। आपने उसको कास्ट किया और चल जाता है फिर वो। तो ये क्या हुआ, ये एक अदद पीयर रिव्यू हो गया, मोस्ट इनफॉर्मल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने पड़ोसी से टाइम नहीं मांगा, पड़ोसी की आपने कोई स्किल सेट को इवैल्यूएट नहीं किया प्रायर टू इनवाइटिंग हिम टू दैट मीटिंग, ठीक है ना। उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर एक सर्टेन एलिमेंट है इस बात का, क्योंकि आपने उसको प्रीवियस नॉलेज नहीं दी है, तो हो सकता है वो आप जैसे मैंने अभी कहा ना, उसने आपको उसके दूसरे डेटा टाइप में कास्ट करा दिया, आपका वो तो चल गया, लेकिन मसला ये था कि 4 और फंक्शन जो थे वो इससे रिलेटेड थे जो कि उसकी आउटपुट पे काम कर रहे थे, वो सब हिल गए। इस बंदे को तो नहीं पता था ना, इस बंदे को तो आपने एक स्क्रीन खोली हुई थी, उसमें अपना कोड दिखाया था, वो सबट्रैक्ट या उसके ऊपर कोई इक्वेशन नहीं चल रही थी, उसको बाहर सामने नजर आया, उसने एक चीज बता दी जो कि जाहिरन उसके लिहाज से सही थी, लेकिन उसके रिपल इफेक्ट उसको नहीं पता थे, क्योंकि उसको और ना उसको पीछे की कोई रिक्वायरमेंट पता थी कि यार जो मैंने इसको कास्ट आपको करा दिया है इंटीजर के अंदर, वो इंटीजर की वैल्यू थी भी या नहीं थी, एक्चुअली तो फ्लोट की वैल्यू ही थी, क्योंकि वो सैलरी कंपोनेंट है, तो वो जो है वो इंटीजर होना ही नहीं चाहिए, वो तो डॉट के बाद भी 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसने तो कास्ट करा दिया, पता चला वो आगे जाके सारा कोड फटफटा गया, ताकि क्योंकि आप उसके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना, कि भाई इसको मैं कास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन द फॉर्म ऑफ एनी आर्टिफैक्ट, कि यस आई वाज गिवन दिस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू इवैल्यूएट दिस एंड दीज आर माय फाइंडिंग्स। तो इवैल्यूएशन जो है थी वो बस हपड़ की एक हुई शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ चीजें रिजॉल्व करने के लिए, दैट मे वर्क और दैट मे नॉट वर्क। तो इसलिए एडॉक रिव्यू ऑल्दो इट इज डन लॉट्स ऑफ टाइम बट इट इज नेवर यूज्ड इन द इंडस्ट्री एज अ इवैल्यूएशन एक्टिविटी नाउ, it is still used as a troubleshooting activity done by people to actually resolve their problems.
उसके बाद तो नया फिर वजूद में आई जिसको हमने नाम दिया पीयर डेस्क चेक. Peer desk check was created to be a more formal activity, and so that it can be used as an evaluation activity. और जब evaluation activity होगी तो यकीन तौर पे we are expecting it to catch much more defects than any form of ad hoc activity. ठीक है, तो ये काम जो था हमने एक ही वजूद में लेके आए जिसका नाम हमने किया पीयर डेस्क चेक. अब ये है क्या चीज, तो हमने इसके अंदर क्या फॉर्मेलिटीज डाल दी मजीद जिसकी वजह से ये बेहतर हो गया. इट्स अ बेटर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड इट विल गिव बेटर रिजल्ट्स देन एड हॉक. वाज दैट मैंने एक अपना आर्टिफैक्ट किसी एक मुतय्यन बंदे को सबमिट किया फॉर अ रिव्यू, और उस मुतय्यन बंदे को इसलिए मुतय्यन किया गया था क्योंकि ही हैड द रेलेवेंट नॉलेज, बी इट टेक्निकल नॉलेज and to a certain extent the domain knowledge जिसके मुतालिक मैंने आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस किया है. तो वो रेलेवेंट पर्सन का चूजिंग होना ये पहला सेक्टर ऑफ फॉर्मेलिटी. अब मैं बराबर वाले को नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कर सकता कि बस जो भी मुझे नजर आ रहा है मैं उसको दे सकता हूँ. नाउ आई हैव टू फर्स्ट चूज कि हु शुड आई बी सबमिटिंग. या तो मैं चूज करूंगा या कंपनी मेरे लिए चूज करके देती, और उसकी बेसिस पे मुझे उसी को देना है. नंबर 1 पीयर डेस्क चेक की पहली कंडीशन में यू हैव टू सबमिट इट टू अ रेलेवेंट पर्सन. नंबर 2 you have to provide your artifact along with its supplementary documents. जी, ये उर्दू का मुतय्यन करदा यानी कि हाँ, किसी एक बंदे को जो इन्होंने कहा फिक्स करना, फिक्सेटेड भी शायद गलत हो जाएगा लेकिन फिक्स कर देना किसी एक बंदे को कि यही है जिसको आपको सबमिट करना है, जिसका तयन हुआ हो. यार उर्दू तो जानते हो, इतनी उर्दू तो जाननी चाहिए सबको, ठीक है ना. तो जिस यानी कि मैं हूँ, मेरा लीड है, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, या एक डोमेन स्पेशलिस्ट है, मुझसे कहा गया है कि तुम जब अपना ये वाला आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करो तो पूरी कंपनी में से हर एक को मत हाथ में थमा देना, इस बंदे को दे देना, ठीक है ना. सो ये फॉर्मेलिटी हो गई कि अब मैंने एक बंदे को चूज कर लिया ड्यू टू सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ हिम, ही बीइंग नॉलेजेबल इन दैट टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे. ही अब टेक्नोलॉजी का मतलब अगर आपका कोड है तो आपका सी शार्प या जिसका भी कोड है वो उससे मुतालिक बात हो रही है. अगर वो बिजनेस डॉक्यूमेंट है तो वो बिजनेस एनालिसिस जानता है, वो उसकी जो अंदर टर्मिनोलॉजी है वो जानता है, वो जिस तरीके से आपने यूज केसेस या बिजनेस केसेस या वर्क फ्लो डायग्राम्स बनाए वो सब जानता है, ठीक है ना. यानी कि उसका नॉलेज है उस वाली टेक्नोलॉजी में भी. यूज केस बनाना भी एक टेक्नोलॉजी एक तरीके से, ठीक है ना. और डोमेन भी आपसे कहा गया था बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है फॉर दिस ट्रांजैक्शन सिस्टम, तो उसको ट्रांजैक्शन सिस्टम के मुतालिक भी नॉलेज है, और उसको ये बात की भी नॉलेज है कि इसके अंदर जो लिखने का तरीकेकार है उसके अंदर अगर ये एक्टिविटी डायग्राम बनाया गया है, ये यूज केस बनाया गया है तो उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से मैं इसको रीड करूँ. और अगर वो कोड है तो उसको पता है कि कोड में कैसे रीड करूँ, और उसे ये भी पता है कि डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट में रिक्वायरमेंट थी क्या जिसको तुमने कोड करने की कोशिश की. सो पीयर डेस्क चेक के अंदर पहली फॉर्मेलिटी ये हो गई कि I will be provided a person's name जिसको मुझे सबमिट करना है. Number 2, and that person is knowing the technology as well as the domain of that particular thing. So secondly, I will give to him the supplementary documents. ठीक है ना. Now I'll end this class here, or you can rejoin it because it's just about to end in a few seconds. ठीक है. Thank you.
पर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर। चलें जरा, ठीक है। तो अब पीयर डेस्क चेक के मुताले हम बात कर रहे थे, तो मैं वहीं से रिज्यूम कर लेता हूँ। तो हमने एक बंदे को सबमिट करना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, उसके साथ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है। नंबर 3, ही वुड रिस्पॉन्ड बैक वाया अ फॉर्मल मैकेनिज्म, जिसके अंदर वो उस शॉर्टकमिंग्स या अपनी फाइंडिंग्स को लिखेगा। अब फॉर्मल मैकेनिज्म मुराद ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी रिपोर्ट बनाएगा पेजेस की, होता है वो ईमेल के थ्रू रिप्लाई बैक आपको कर दे, लेकिन वो आपको एक फॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू रिप्लाई बैक करेगा। आपके केस के अंदर जैसे एडहॉक में होता था कि आप उसने कह दिया यार इसको कास्ट कर दो, उसके बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, बाद में आपने तो अपने जब वो मसला हो गया दाएं बाएं सब जगह, बाकी पूरा एप्लीकेशन क्रैश करके कस्टमर चीज उठा, आपने कहेंगे कि यार मुझे तो इस बंदे ने कहा था कि कास्ट कर देना उस वाले इंटीजर के अंदर, उसने कहा मैंने कब कहा था, मुझे याद नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता इस वाले केस के अंदर। क्यों? क्योंकि अब हम जो इवेल्युएटर है उससे हम कहेंगे कि you have to respond back with your findings via a formal method. That can be a report, that can be an email, official, whatever. ये तो कंपनी टू कंपनी और प्रोसेस टू प्रोसेस डिफर करता है। लेकिन ये एक बात और हो गई कि जनाब इन द पीयर डेस्क चेक आपके इनपुट जो आप देंगे उसको वो भी सेट हो गया, और वो जिस तरीके से आउटपुट देगा वो भी सेट हो गया। ठीक है ना, तो now this is a better evaluation mechanism. Now he would have your artifact, he would have the background documents related for due to which you have created this artifact. He himself knows about that domain, he knows about that technology, and then he is evaluating your artifact and then chalking out what are the results and formulating those results into a document and then responding back to you. These are the shortcomings, kindly rectify this. ठीक है ना सर? और क्यों? जी सर इसमें मतलब जिससे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जो मैंने पर्सन चूज किया है अपनी एवेल्युएशन के लिए, तो उसका ये क्या जॉब का पार्ट है? मतलब वो क्यों इस चीज़ को ऑफिशियली नोट करेगा कि कल को मतलब उसके ऊपर इशू आए? जी, ये उसकी जॉब का पार्ट है। ये उसकी जॉब का पार्ट होगा, जिस तरीके से एक लीड की जॉब का पार्ट के अंदर होता है कि उसकी वो अपने टीम मेंबर्स के मसाइल सॉल्व करे। ठीक है ना, उसी तरीके से इस बंदा हो सकता है लीड ही हो सकता है कोई और डेजिग्नेशन हो, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट जो होता है वो ये वाली इवैल्यूएशंस करके देगा। अच्छा, अब इसके जहां अब जैसे मैंने एडहॉक का आपको बताया था, तो एडहॉक के अंदर यही सारे मसले मसाइल थे, फायदे हैं। देखिए, नंबर 1 मैं दोबारा से रिएटेड करता हूँ, एडहॉक रिव्यू इज मे बी द क्विकेस्ट, may have the quickest turnaround time, but उसकी ड्रॉबैक्स क्या है? इसका सिर्फ फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका यही है, क्विकेस्ट टर्नअराउंड टाइम। 1 सेकंड 2 सेकंड होता है, 5 मिनट के अंदर मसला हल हो जाए और हमेशा के लिए वाकई में हल हो जाए। नुकसानात क्या है? होता है मसला हल ही ना हो, एक जगह पे सप्रेस होकर कहीं और पर निकल आए, इसका मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन अच्छी नहीं है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा मसला है उसका। ठीक है, उस चीज को हमें रिजॉल्व करना था।
उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने फॉर्मेलिटीज डाल दी मजीद 2 4 5 बेसिस पे हमने पीयर डेस्क चेक का नाम दिया एक नई एक्टिविटी का, जो कि इवैल्यूएशन की एक्टिविटी ही है। इसका टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया है, ये उसका नुकसान हो गया। आप जब सबमिट करेंगे तो वो बंदा, जाहिर बात है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का ये हिस्सा है, लेकिन वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो आपका लीड है, उसको आपने ये दे दिया तो वो भी कोई काम कर रहा होगा, या 5 लोग उसको दे रहे होते हैं तो वो उसको पहले एक को निपटाएगा, फिर दूसरे को निपटाएगा, फिर तीसरे को निपटाएगा। तो आपका टर्न अराउंड टाइम आने में हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 4 दिन लग जाए, हो सकता है 5-6 घंटे लग जाए, ठीक है ना। अगर आपकी एडिक्वेटली रिसोर्स्ड कंपनी है तो एटलीस्ट डे के करीब हो सकता है, 5-6 घंटे या 1 दिन हो सकता है उसको लग जाए आपको रिस्पॉन्ड बैक करने में, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा अच्छी मतलब कोई कंपनी है कि जिसके अंदर जनाब बहुत सारे इस टाइप के लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर तो इससे भी कम लग सकता है हो, वरना नॉर्मली स्पीकिंग एक अच्छी रिसोर्स कंपनी के अंदर भी ये काम करने में 1 दिन करीब लग सकता है। अच्छा, दूसरा मसला इसके अंदर, इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है? इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप एक बंदे की एक्सपर्टीज पर रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि आप एक अपने रीजनेबल क्या नाम है टर्न अराउंड टाइम को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। तो 5-6 घंटे आप या 1 दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार चलो इतना तो सही है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो लेट्स गिव इट टू 1 पर्सन, ठीक है। लेकिन ये इसको टारगेट करने की वजह से आपने एक बंदे को दिया, और एक बंदे के देने का मतलब ये है कि आप एक बंदे की एक्सपर्टीज पर भरोसा कर रहे हैं। Yes, when you were choosing him, the company had made its due diligence to know that that person is the right person, but he is human. He can make mistakes. He can leave out things. He may have pressure on him because of another deadline of some other project. वो अब इतना फोकस नहीं हो सका। हाँ, उसके पास वो स्किल सेट है, यू चोज हिम करेक्टली, बट सर्कमस्टांसेस वो अभी नहीं है कि जिसके अंदर वो फुली आपको फुल टाइम दे सकता होता या उतनी डिटेल में कर पाता। तो उसने जो है लापरवाही का मुजाहरा किया, क्योंकि उसके पास सर्कमस्टांसेस के ऊपर एक लाइव का वो आया हुआ था, लाइव का इशू आया हुआ था, तो उसके जहन पे वही सवार था भाई। उसने जल्दी जल्दी कहा कि हाँ मैं देख लिया, सरसरी तौर पे देख के उसने दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा, बीमार था ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसको अभी हम नहीं देख रहे, क्योंकि वो फिर तो वो आगे जाके दोबारा कर सकता है। हमको हमने ये पीयर डेस्क चेक के अंदर ये चीज का को फिक्स हम नहीं करते हैं कि दिस हैज टू एंड इन 1 डे। तो इसलिए अगर वो अगर बीमार था वो अगले दिन आगे कर सकता था। What I am trying to show you is that वो सही अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज जैसे अप्लाई नहीं कर पाया ड्यू टू मेनी रीजंस। उसके अंदर एक फैक्टर ये जरूर होता है, बीमारी का फैक्टर है। जैसे आजकल है कि आपका जिस तरह से मौसम चल रहा है, सब लोगों को नजला खांसी हो रही है। उस बंदे ने भी सुबह को एक हैवी डोज खा के आया, उसका आधा दिमाग बंद हुआ है, उसको नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है, एंटी एलर्जी दवा खाई हुई है उसने, रिजेक्स की या एबल टाइप की कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग डोज खाई हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज नॉट एबल टू अप्लाई हिज थिंग। दैट इज वन, दैट मे बी समथिंग। अच्छा, क्वेश्चन जी जनाब, एक क्वेश्चन आ रहा है 55128 एहसन आई जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी ऐसे बंदे को एलेक्ट करते हैं जिससे हम इवैल्यूएट करा रहे हैं, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं ये एक कॉन्स आ सकती है कि वो जो बंदा है वो उस पर्टिकुलर बिजनेस डोमेन का भी ना हो, तो वो भी एक गलत इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि 2 टीम्स हैं, एक टीम काम करती है किसी बैंक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एक टीम काम करती है किसी रिटेल्स प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर हम कुछ और डोमेन के बंदे से पीयर टेक्स रिव्यू करवाते हैं, इवैल्यूएट वगैरह करवाते हैं, तो वो फिर हो सकता है 90% उसको उसकी इन डेप्थ इतनी नॉलेज ना हो बैंक
हक के हवाले से प्रोजेक्ट से, तो वहाँ भी रिव्यू हमारे यहाँ भी बग्स क्रिएट कर सकते हैं इस हवाले से। बिल्कुल। तो यही वाली बात है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उसकी चूजिंग करने, उस बंदे को चूज करने का एक क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही वो किया जाता है, जिसके अंदर एक क्राइटेरिया, ये मैंने बार बार आपको डोमेन की बात जो की थी ना, वो उसका मतलब यही था कि डोमेन का मतलब है कि उसको उस डोमेन के मुतालिक आइडिया है, यानी जैसे कि आपने कहा बैंकिंग एंड ऑल, ठीक है ना, वो एक डोमेन का नाम ही होता है। तो ये उसको चूज करते वक्त यस वी वुड सी कि वेदर ही हैज दैट डोमेन नॉलेज और नॉट। अच्छा, ठीक है। So coming back to it, the drawback which we now see is that the पहले ड्रॉबैक से पहले अगर हम गुड चीज को देख लें तो सबसे पहली चीज ये है कि the benefit we are getting out of it is that it is now more thorough exercise, and it has the reasonably greater possibility of catching the shortcomings सर इसमें as compared to सर इसमें ये चीज़ ड्रॉबैक में आ सकती है कि अगर वो जो मैंने कंसर्न बंदा एसोसिएट मेरे साथ किया गया है वो अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक डॉक्यूमेंट रीड कर ले, लेकिन जो मुझे वो सोल्यूशन दे रहा है एवोल्यूशन करके वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो, मतलब वो मेरी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा हो, टाइम टेकिंग हो बेशक वो बेहतर। जी देखें, अब मैं अभी इस पे आता हूँ कि आप अपना 2 मिनट पार्क अगर हम कर लें, मैं इस पे भी आता हूँ। फर्स्ट तो हम अभी इनकी बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो एक तो बेनिफिट हो गया कि इट इज मोर थॉरो, मीनिंग इट हैज ग्रेटर कैपेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग शॉर्टकमिंग्स। नंबर 2 जो वो है, सो इट्स अ गुड इवैल्यूएशनरी एक्टिविटी, and it is again it has a bit of more time delay than the ad hoc one, but cost benefit analysis में ये फिर भी बहुत बेहतर अंदाज से जीत जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक्स में क्या हुआ, यू आर रिलाइंग ऑन वन पर्सन्स कैपेबिलिटी only, and that may backfire in some circumstances. Although you or the company has tried its best to choose the right person who has all the knowledge, but different circumstances may not enable that person to every time do the job perfectly, even though he has the capability to do the perfectly every time, but external circumstances हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ों को मिस आउट करते हैं। तो इसी चीज को मजीद मॉडिफाई किया इनटू पास अराउंड। तो तीसरी रिव्यू टाइप बनाई गई जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स पीयर डेस्क चेक के ही हैं। आप मल्टीपल वैसे लोगों को, जो आपने एक चूज किया था ना, या कंपनी ने आपको एक को चूज करके तयन किया था, वहां पर उस जैसे 2 या 3 को फिक्स कर दिया जाता है, और आप साइमल्टेनियसली तीनों को प्रेजेंट करते थे। जहां आप एक ईमेल भेज रहे हैं वहां पर आप 2 के अंदर 3 लोगों का नाम लिखते हैं, जिसके अंदर आप कहेंगे कि अटैच इज माय आर्टिफैक्ट, अलॉन्ग विद इट देयर आर 3 डॉक्यूमेंट अटैच जो कि मुझको इनपुट के तौर पे मिले थे, जिसकी बेसिस पे मैंने ये आर्टिफैक्ट बनाया। और ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की शीट है जो कि इस जगह पे लोकेशन पे आपको पता ही कहीं रखी हुई होती है हमारे मेन सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर। आप काइंडली मुझे उसको भर के इसको इवैल्यूएट कर दो। तो नाउ यू आर बेसिकली, इसको इसीलिए कहा जा रहा है पास अराउंड, ठीक है ना। आपने अपना आर्टिफैक्ट एक से जायद को दे दिया। अब जाहिर बात है इसका फायदा वही जो पिछले वाला जो था, जिसको ड्रॉबैक को तो हमने करने के लिए नई टाइप बनाई थी रिव्यू की, ठीक है ना। तो इसका फायदा यही हुआ कि जनाब एक बंदे ने अगर कुछ चीजें मिस आउट कर दी तो दूसरा बंदा दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहा है
होता है वो कुछ वो वाली बकिया मानदा चीजें वो कैच कर ले। सिमिलरली तीसरी वाले ने किसी और तरीके से उसको देख रहा है और उसका ऊपर वो अभी फिलहाल वो वाली प्रेशर्स नहीं है जो कि पहले वाले के ऊपर है, क्योंकि उसकी डेडलाइन करीब है या उसका एक लाइफ का इशू आया हुआ है जिसमें वो फंसा हुआ है, उसका दिमाग अभी उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में वो फ्रॉड इशू सवार हुआ है। तो दूसरे बंदे ने उसके अंदर वो जो मिसिंग पार्ट से उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरे वाले ने और कोई और मिसिंग पार्ट है जिनको पहले दो से सरफे नजर हो गया था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब आपके पास जब 3 अदद इवेल्युएशन की कॉपीज वापस आई तो दैट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन डन बाय 3 एक्सपर्ट्स rather than 1 या 2 एक्सपर्ट्स rather than 1। तो ये पीयर डेस्क चेक होता है। इसका फायदा जाहिर बात है कि इसके अंदर इसकी डेप्थ, विड्थ और डेप्थ बहुत बढ़ गई, ठीक है ना। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि कॉस्ट भी बढ़ गई, टाइम में भी और एफर्ट में भी। एक बंदा जो था उसका कोई और शेड्यूल चल रहा है, दूसरे बंदे का कुछ और शेड्यूल चल रहा है, तीसरे बंदे का कुछ और शेड्यूल चल रहा है। तो जो चीज हो जाता है आपको 6-8 घंटे में एक बंदा दे देता, वो एक बंदे ने 6-8 में दिया, अगले बंदे ने शुरुआत ही आज के डे एंड पे कर पाया क्योंकि वो सुबह को फंसा हुआ था किसी और काम में, उसने कल आपको दिया। तीसरा बंदा जो था उसने भी कल डे एंड पे दिया, तो आपका जो इलैप्स टाइम है वो बढ़ गया। सिमिलरली 3 बंदों ने उस पर अपना टाइम लगाया 4-4 घंटे, तो उसकी कॉस्ट, कंपनी को उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। 3 बंदे जो कि कोई और काम कर सकते थे वो आपका यही वाली चीज को रिव्यू कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी बढ़ गई उस वाली काम की जो कि आपको जाहिरन नजर नहीं आ रही होती है, ठीक है ना। लेकिन कॉस्ट भी एक चीज होती है जो कि हर रिसोर्स पर डे 8 घंटे अगर लगाता है तो उसकी अपनी जो सैलरी के पर्सपेक्टिव से आप निकाल सकते हैं कि उसकी कॉस्ट पर आवर क्या बन रही होती है और कंपनी के पर्सपेक्टिव से। और अगर वो 1 घंटा इस काम में लगा रहा है तो इस एक्टिविटी की कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। पहले 4 घंटे लग रही थी, अब 12 घंटे लग रही है क्योंकि 4 के घंटों के 3 बंदे यही काम कर रहे हैं अलग अलग बैठ के, ठीक है। तो ये है पास अराउंड के नुकसानात। द कॉस्ट गॉट इंक्रीज्ड, द इलैप्स टाइम विच गॉट इंक्रीज। अब आपको फाइनल हो सकता है कल डे एंड पे सबका मिला के मिल पाए, किसी एक का पहले भी मिल जाएगा, किसी एक का दरमियान में मिलेगा, किसी एक का सबसे आखिर में मिलेगा और होते होते मिलेगा। होता है बीच में आपको कल सुबह को एक रिमाइंडर भी डालना पड़ जाए कि प्लीज ये एक साहब जो रह गए हैं प्लीज आप डाल दें, मुझे इसको जल्दी से इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, सोने सो, ठीक है। अच्छा अब सर एक चीज पूछनी थी सर। जी 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 सर एक चीज ये पूछनी थी, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक बंदा जो कि या तो टेस्टिंग कर रहा है या प्रोग्रामिंग कर रहा है उसको अपने किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर कोई इशू आ रहा है जिसको वो पकड़ नहीं पा रहा या वो जिसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, हम सिर्फ उसके लिए ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ऐसे दोबारा से देखिए, मेरी अगेन यही चीज आप लोग बीच बीच में, मुझे नहीं पता कि क्यों चीजें मिस आउट कर जाते हैं। मैंने आपको ये बताया दिस इज एन इवैल्यूएशन एक्टिविटी। एड हॉक के वक्त तक तो मसले सॉल्व करने की बात हुई थी, उसके बाद से मैंने बहुत क्लियरली मल्टीपल टाइम्स ये बात की थी कि अब हम इवैल्यूएशन की एक्टिविटी के तौर पे जा रहे हैं। जब इवैल्यूएशन की एक्टिविटी जा रहे हैं तो दिस इज नाउ नॉट ट्रबल शूटिंग एक्टिविटी। जब ये ट्रबल शूटिंग एक्टिविटी नहीं है, दिस इज एन इवैल्यूएशन एक्टिविटी। मैंने एक स्टेज के एंड पर एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस किया है, I am providing that artifact to people to evaluate it and find its shortcomings. जिस तरीके से कोड एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करता है आखिर के अंदर एक्सिक्यूटेबल, उसको हम QA वाले को दे देते हैं टू डू टेस्टिंग विच इज एन इवैल्यूएशन एक्टिविटी। उसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि इवैल्यूएशन एक्टिविटी कोड के ऊपर तो टेस्टिंग की जा सकती है क्योंकि वो एक्सिक्यूटेबल होता है, लेकिन अगर मुझे बिजनेस एनालिसिस के फेज के एंड पर कोई इवैल्यूएशन एक्टिविटी करनी पड़े तो वो टेस्टिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि क्या चीज टेस्ट करूंगा जब कोई चीज बनी ही नहीं है अभी तक। तो ऐसी एक्टिविटीज की हैयत
आउटसाइड लुक एंड फील डिफरेंट होगी, पर्पस बेशक इवैल्यूएशन का हो। तो ऐसी एक्टिविटीज में से एक सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है रिव्यूज की। तो रिव्यू इज एन इवैल्यूएशन एक्टिविटी जस्ट लाइक अ टेस्टिंग, लेकिन क्योंकि इट इज नॉट डन ऑन एक्सिक्यूटेबल्स तो उसके तरीकेकार करने का डिफरेंट हो जाता है, लेकिन पर्पस इवैल्यूएशन रहता है। तो अब जब पर्पस इवैल्यूएशन रह रहा है तो नाउ जिस तरीके से कोड सबमिट होता है फॉर टेस्टिंग, और सबमिट होने के बाद टेस्टिंग उसके ऊपर एक फॉर्मल प्रोसेस का नाम है टू आइडेंटिफाई थिंग्स। सिमिलरली बिजनेस या रिक्वायरमेंट्स रिव्यू का जो प्रोसेस होगा या रिक्वायरमेंट्स के फेज के एंड पर रिक्वायरमेंट्स रिव्यू का एक इवैल्यूएशन एक्टिविटी रखी जाएगी, जिसके अंदर आर्टिफैक्ट जो कि उस बंदे ने प्रोड्यूस किया है उसको ट्रबल शूट करने के लिए नहीं भेज रहा, उसको इवैल्यूएट होने के लिए भेज रहा है कि इसकी शॉर्टकमिंग्स निकालो। और वो तरीकेकार क्या क्या हो सकता है उसके अंदर हमने कहा द फर्स्ट प्रॉपर इवैल्यूएशनरी एक्टिविटी वो पीयर डेस्क चेक होती है। एक बीए हो सकता है अपने लीड बीए को कहा जाए कि तुम इसकी पीयर डेस्क चेक करो, हमेशा वो उसको सबमिट करता है। और अगर आप इन चीजों को गौर से देखेंगे तो आप लोग जहां जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर ये चीजें होती हैं बहुत सारी जगहों पे कि आप डायरेक्टली अपना कोड बाज़ औक़ात चेक इन नहीं कर सकते हो, आपसे कहा जाता है पहले कोड रिव्यू कराया तुमने। इसी तरीके से बिजनेस एनालिस्ट को कहा जाता है कि जनाब जब तुम ये काम कर लेना ना तो मुझे, आपका लीड कह रहा होता है कि मुझे भेज देना, या प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहा होता है कि मुझे भेज देना, मैं उसको रिव्यू करूंगा, उसके बाद हम क्लाइंट से शेयर करेंगे। तो नाउ दिस बिकम्स अ पीयर डेस्क चेक दैट बीए इज फाइनलाइजिंग हिज आर्टिफैक्ट अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, देन delivering it to another person to check it and see whether it covers all aspects or not. Be it a project manager जो उसका सबमिशन का बंदा हो, या वो सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हो, या वो SME हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, आप उसको देते हैं एंड दैट इज पीयर डेस्क चेक। अगर आप 4 लोगों को दे देते हैं, चारों एक ही डेजिग्नेशन के हो सकते हैं, चारों अलग अलग डेजिग्नेशन के होते हैं, एज लॉन्ग एज देयर एक्सपर्टीज फॉर इवैल्यूएशन इज सेम फॉर दैट पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट। तो आप एक सीनियर बिजनेस एनालिस्ट को और प्रोजेक्ट मैनेजर को साइड बाय साइड दोनों को दे देते हैं, क्योंकि आपके नजदीक इन दोनों को प्रोजेक्ट के डोमेन और टेक्नोलॉजी की फुल इंफॉर्मेशन है, जिसके मुताबिक ये उस आर्टिफैक्ट को यकसां इवैल्यूएट कर पाएंगे। इवैल्यूएशन की कैपेबिलिटी दोनों की इस मामले में सेम है, वैसे कैपेबिलिटीज जैसी भी एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो ये हो गया पास अराउंड। और पास अराउंड का फायदा ये हुआ कि मल्टीपल लोग जब आ रहे हैं तो जनाब मल्टीपल टाइम फ्रेम भी ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, टाइम फ्रेम भी ज्यादा लगेगा। और फायदा क्या है कि मुख्तलिफ लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से दे रहे होंगे, तो मोर थॉरो किस्म की आपको हो जाएगी। किसी एक ने 4 निकाले, किसी दूसरे ने 6 निकाले, उसके अंदर से 3 कॉमन भी थे, लेकिन बाकी 3 या 4 जो थे वो डिफरेंट थे, जो पहले वाला नहीं पकड़ पाया था क्योंकि उसने उस नजर से उसको नहीं देखा था। ठीक है, एक और चीज कंफर्म करनी है सर यहाँ। सर एक और चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल हमने ये प्रैक्टिस तो देखी है जो आपने बोला था कि भाई आप कोड करते हैं, कोड को आप जो है ना उसकी मर्ज रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो पहले जो है वो लीड जो है कोई भी कंसर्न जो है वो उसका रिव्यू करता है, और अगर उसके अंदर कुछ मसले होते हैं तो वो अपने कमेंट्स डाल के और आपको फॉरवर्ड बैक कर देता है कि भाई आप जो है ना वो इसके अंदर ये चीज़ें रिजॉल्व करके मुझे भेजो। तो अगर मैं किसी टेस्टर के केस में देखूँ तो टेस्टर ने फॉर एग्जांपल एक फॉर्म था, उसके ऊपर 8-10 फील्ड थी, उसके टेस्ट केसेस लिखे और उसको उन टेस्ट केसेस के ऊपर 3-4 बग्स निकाले। तो वो जो इवेल्यूएटर है वो उसने जो एक आर्टिफैक्ट, अगर हम बोल लें कि उसने एक फॉर्म की टेस्टिंग का आर्टिफैक्ट बनाया, तो वो उसको इवेल्यूएट कर रहा होगा। टेस्टिंग एक इवैल्यूएशन एक्टिविटी है, सही है। उसके ऊपर
एनालिसिस की एक्टिविटी हो सकती है, उसके ऊपर एक और इवैल्यूएशन की एक्टिविटी क्या होगी? टेस्टिंग के, जब तक टेस्टिंग में नहीं आया था उसने टेस्ट केसेस बनाए थे। अपस्ट्रीम एक्टिविटी है रिव्यू। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के वक्त तो आपके पास टेस्टिंग इवैल्यूएशन एक्टिविटी है ही है, बाद में उसकी टेस्टिंग अच्छी हुई थी बुरी हुई थी वो तो एक एनालिसिस एक्टिविटी है, ठीक है। इवैल्यूएशन एक्टिविटी टेस्ट केसेस के ऊपर जो एग्जीक्यूट हुए और 4 बग्स निकले उसके ऊपर मैं मजीद क्या इवैल्यूएशन करूंगा? एक इवैल्यूएशन एक्टिविटी के ऊपर क्या इवैल्यूएशन करूंगा? तो फिर किस चीज की लेकिन मैं evaluation क्या कर रहा है इवैल्यूएशन वो? कर सकता हूं कि जिस वक्त रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट फाइनलाइज हो गया था और कोडर कोड कर रहा था, तो उस वक्त टेस्टर ने उसी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए टेस्ट केसेस बनाए थे जो कि एक्सेल में बने हुए हैं। सिर्फ मैं इन टेस्ट केसेस का रिव्यू करा सकता हूं अभी, जब तक कि अभी तक कोड आया ही नहीं है मेरे पास एग्जीक्यूट होने, तो मैं ये देख सकता हूं कि क्या मेरे टेस्ट केसेस जो मेरा आर्टिफैक्ट है अभी, ये आर्टिफैक्ट क्या सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, क्या इसके अंदर टेस्ट कवरेज पूरी है कि नहीं है। तो टेस्टिंग के ऊपर कोई एक्टिविटी इवैल्यूएशन की नहीं होगी, लेकिन उससे पहले इवैल्यूएशन एक्टिविटी हो सकती है उन्हीं आर्टिफैक्ट की जो कि टेस्टर प्रोड्यूस कर रहा है। तो टेस्टर का प्रोड्यूस करता है एक अदर आर्टिफैक्ट टेस्ट केस है, तो टेस्ट केस क्या, जब तक के टेस्टर टेस्टिंग ना स्टार्ट कर दे उसके बाद मैं कहूंगा तुमने तो टेस्ट केसेस सारे गलत लिखे थे, तो तुम्हारे तो रिजल्ट सारे जो खराब आ रहे हैं वो सब सही खराब आ रहे हैं, क्योंकि तुमने टेस्ट केसेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखे ही नहीं थे। तो क्या ये मैं उस वक्त टेस्टिंग के वक्त निकालूं? नहीं, इट्स बेटर टू इवैल्यूएट देम अप फ्रंट, जब तक कि वो टेस्टिंग के लिए आया ही नहीं है। तो वही रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पर जब कोडर कोड करके अपना प्रेजेंट कर रहा है अपने लीड को, तो टेस्टर जब टेस्ट केसेस बना रहा है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इवन देन ही कैन सबमिट इट फॉर हिज ऑन टू हिज लीड और टू द बिजनेस एनालिस्ट कि ये मैंने टेस्ट केसेस लिखे हैं, अब इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए देखें कि इसके अंदर टेस्ट कवरेज पूरी है कि नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा अब पास अराउंड के मुतालिक सर, ये अस्सलाम बात वालेकुम हो गई। सर। जी जी सर, तो इसका मतलब हम ये समझें कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप अगर एग्जीक्यूटेबल कोड से पहले का है, कोई भी एक्टिविटी जो जनरेट हुई है और प्रोसीड होने आगे जा रही है, वो एवेल्यूएशन के फेज से गुजरेगी, और अगर वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाए तो वो टेस्टिंग के फेज से गुजरेगी, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो एनालिसिस का फेज होगा। अच्छा, देखिए कुछ चीजें बहुत ही अच्छा, चलिए मैं इसको रीफ्रेज कर देता हूँ आपकी वाली चीज को, और क्योंकि आपका जो जुमला है वो मतलब बहुत गलत है टोटली, मैं उसको कहूँगा कि वो उसकी एटलीस्ट फ्रेम होता है, आपका मतलब आप सही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एज ऑफ नाउ इसकी फ्रेमिंग इज टोटली रॉन्ग। अगर मैं ये चीज़ आपसे कहता कि आप लिख के मुझे दें इन द फॉर्म ऑफ एन आंसर, तो मैं इसको टोटली रॉन्ग कर देता। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे इसको पूरी सीक्वेंस बताई है, और इवन देन वो सीक्वेंस को आप लोग उसी तरीके से मैप करें। मैंने आपसे कहा कि SDLC के अंदर देयर आर अपस्ट्रीम फेजेस एंड देयर आर डाउनस्ट्रीम फेजेस। अपस्ट्रीम फेजेस का मतलब ये है कि चीज अभी बन रही है, उसके दरमियान में कुछ आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एक्सिक्यूटेबल नहीं है, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम के अंदर जो भी आप बनाने निकले थे सॉफ्टवेयर, वो अब एक्सिक्यूटेबल की फॉर्म में मौजूद है। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि आपको इवैल्यूएशन एक्टिविटीज, इवैल्यूएशन, ये बात याद रखें, इसको मैं बार बार मेरे ख्याल से कोई 20-30 दफा कह चुका हूं मैं। इवैल्यूएशन एक्टिविटीज, इवैल्यूएशन एक पर्पस का नाम है ना। तो क्विज आपके केस के अंदर जो जितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्विज इज एन इवैल्यूएशन एक्टिविटी, मिड टर्म इज एन इवैल्यूएशन एक्टिविटी, फाइनल एग्जाम इज एन इवैल्यूएशन एक्टिविटी। लेकिन तीनों अलग अलग चीजों का नाम है, तीनों की बनावट अलग है, तीनों के अंदर अटेम्प्ट करने का स्टाइल अलग है, तीनों के
क्वालिटी की जांच पड़ताल करना इवैल्यूएशन का काम है। जो चीज सामने है उसकी फॉर्म क्या है, उस फॉर्म की बेसिस पे आप उसी तरीके से कोई ना कोई चीज अडेप्ट करेंगे, कोई ना कोई तरीके का अडेप्ट करेंगे टू इवैल्यूएट दैट। तो आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस्ड in the upstream activities, since they are not executables, तो उनके ऊपर रखी जाने वाली जो इवैल्यूएशन एक्टिविटीज हैं, they cannot run by executing code. They have to be done on via using some other mechanisms. Reviews is one of that mechanism to do evaluation on artifacts that are not executables. And testing is another evaluation activity done on artifacts that are executables. दोनों का पर्पस उस अदर जो चीज आपको इनपुट के तौर पे दी गई है उनकी शॉर्ट कमिंग्स को निकालना है। तो ये कहना कि जनाब वो चीज टेस्टिंग और वो चीज इवैल्यूएशन है, नहीं, दोनों इवैल्यूएशन है। अपस्ट्रीम के अंदर उनको रिव्यूज इज वन मैकेनिज्म, वन इवैल्यूएशन एक्टिविटी थ्रू विच we can do evaluations, and executables per testing is one way of we doing evaluations on executables. Analysis किसी वक्त भी हो सकता है। Analysis आप किसी वक्त पे किसी चीज का एनालिसिस करते हैं, डेटा को रीड करना इज एनालिसिस। अब आप डेटा को ये रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब टेस्टिंग फेज कितना इफेक्टिव था, या आप उस वक्त एनालिसिस कर लें, तो वो किसी वक्त भी हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि जनाब मेरा कोड रिव्यू का प्रोसेस कितना एनालिसिस कितना परफेक्ट था, तो उसके डेटा पे आप रीड करके उसका डेटा के बेसिस पे आप देख लें कि कितनी एक्टिविटीज जो है वो कितने बग्स जो या कितनी शॉर्ट कमिंग पकड़ी गई और वगैरह वगैरह। तो एनालिसिस इज नॉट समथिंग जो कि मुतय्यन किसी एक जगह पे किया जाता है, ये आपके प्रोसेस के अंदर है, आप जहां चाहे एनालिसिस की फेज को रख सकते हैं। सर जबरदस्त, बहुत सही सर, ये बात समझ में आई। अच्छा जनाब, सो नाउ इन ये जो 6 मिनट्स रह गए हैं इसके अंदर हम जो है वो अपना इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे और उसके बाद हम फिर नमाज ब्रेक पे चले जाएंगे। अच्छा, नाउ यहाँ पर पीयर डेस्क चेक और पास अराउंड पे अगर मैं रहूँ तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों के फवायद और नुकसानात बता दिए। एक अदर चीज जो कि मैं इसको मजीद बता दूं वो ये है कि व्हेन आफ्टर दीज इवैल्यूएशन एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड, the person or the persons in case of pass around will respond back with their findings. ये आपको उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फाइंडिंग्स को एज इज मुझे इम्प्लीमेंट करना है। इसका फॉर्मेलिटी के अंदर या फॉर्मेलिटी स्पेक्ट्रम के अंदर इसी के अंदर इसका एक सब्सिक्वेंट मेथड होता है, एक सब्सिक्वेंट स्टेप होता है। वो ये होता है कि वंस द फाइंडिंग्स हैव बीन रिलेड बैक टू यू, you would conduct a meeting with that person, जहां पर आप अपनी अगर कोई आपका इख्तलाफ है तो आप बताएंगे उसको और you would get it resolved। तो rather than कि वो एक ही मीटिंग के अंदर होता, ये this becomes a asynchronous, first activity is asynchronous and then there's a subsequent step which is synchronous activity। तो आप देते हैं और जब वापस आता है तो आपके ऊपर ये लाजमी होता है, नॉर्मल प्रोसेसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब
कि आप एक उसके बाद एक मीटिंग जनरेट करते हैं, मीटिंग इनवाइट जनरेट करते हैं छोटी सी मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर आप ये लिख देते हैं कि उसके बाद आप आते हैं और आपसे कहते हैं मैं ये कर रहा हूँ सर, आपने ये जो बात की इसका मतलब यही है, मैं ये समझा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हाँ ना, इस तरीके की छोटी सी मीटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर वो जो एक्टिविटी होती है, जो सब्सिक्वेंट स्टेप है आफ्टर दैट इवैल्यूएशन, वो उस पूरे पीयर टेस्ट चेक या पास अराउंड का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो इवैल्यूएशन के बाद की स्टेप्स की मीटिंग है बेसिकली। तो इवैल्यूएशन तो उसने कर दी, उसके ऊपर मजीद एक छोटी सी मीटिंग की जाती है जो कि एक सिंक्रोनस एक्टिविटी होगी। जो सवाल उस वक्त किया गया था, जो मैंने थोड़ी देर के लिए पार्क करा दिया था, ये उसका आंसर ये मीटिंग देगी। आप वो सवाल क्या था मैं रिपीट कर देता हूँ। वो सवाल ये है कि उस बंदे ने मुझको जो रिस्पॉन्ड बैक करके आंसर दिया है, वो आंसर बजाते खुद सही है, लेकिन उसको वो इतना हाई फाई है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो वी वुड बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर टू डू द राइट थिंग, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर वो चीज फेल कर जाएगी, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। If I think कि my solution is correct, टाइम कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए, तो उस सब्सिक्वेंट एक्टिविटी के अंदर मैं इस चीज़ को रिजॉल्व कर लूँगा कि सर आपने ये बात की थी, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं ऐसे करूँगा, ये वाली बात आपने की, ये भी बिल्कुल सही, मैं ऐसे कर लूँगा। यहाँ पर आपने जो किया ना, तो मैं आपका इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया। मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये मेरा रैशनल था इसके पीछे, और आप जो बात कह रहे हैं ना उससे हो तो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि उसके अंदर मुझे ये यूं करना होगा, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है कस्टमर को। क्या आपका क्या ख्याल है? होता है वो आपसे कह दे कि अब हाँ जो तुमने किया वो सही है, होता है वो कहे कि भाई बात सुनो, ये कोड तुम्हारा जो तुम कह रहे हो ना, ये है तो सही, ये काम तो कर देगा, लेकिन दैट इज नॉट मेंटेनेबल। कल को जब मुसीबत आएगी, जब हम इसको मेंटेन करने जाएंगे और मेंटेनेंस हमारे पास ही है, तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसका बेहतर यही है कि ज़्यादा टाइम लगा लो, लेकिन इसको सही कर दो, रादर देन कि ये कम टाइम में काम कर दो। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ आगे यूज़ नहीं होगी, लेकिन अगर हो गई यूज़ तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। तो रादर देन कि हम अभी आधा घंटा बचाएं और बाद में हमको आधे घंटे के 27 दफ़ा इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़े इन्हेंसमेंट्स के वक्त में, तो इसके मुकाबले में अभी 3 घंटे लगा लो भाई, वो बेहतर है। थ्री काइंड्स ऑफ पीपल फॉर व्हाट? अब इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मतलब ये 3 हो सकते हैं। आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फेस टू फेस डिपेंड करता है ना। अब मैं आपको क्या कहूँगा इस बारे में कि फेस टू फेस में आप डेवलपर से क्या वो कराएंगे इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स? नहीं करा सकते। उसके लिए मैं आपको आगे एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा, जो कि आप देख लीजिएगा कौन सा आर्टिफैक्ट के लिए कौन से इवैल्यूएटर्स होने चाहिए, इसकी मैं पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा जी, नाउ लेट्स एंड द कॉल हियर एंड हैव अ नमाज ब्रेक एंड देन वी विल रिटर्न बैक एट 1:45। ठीक है सर, ये तो बता दें कि जो मीटिंग आप कह रहे हो रखने के लिए, उसमें मतलब तमाम मल्टीपल अगर रिस्पॉन्सिबल है तो तमाम बंदे मौजूद होने चाहिए। जी, मैं आप इसका ये भी आप क्वेश्चंस आपके पास रख लें। वी विल रिटर्न बैक क्योंकि वी हैव लेस देन अ मिनट देन द कॉल विल एंड, सो व्हेन वी विल रिटर्न बैक वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीस क्वेश्चंस। आप अपने पास लिख लें इसको कहीं पर, क्योंकि व्हेन द कॉल विल एंड द चैट विल आल्सो एंड। ठीक है, यस वी विल रिटर्न बैक एट 1:45। यस।